नेपाल हिंदू राष्ट्र से कैसे बना धर्मनिरपेक्ष देश, और हाल ही में जो नेपाल में हिंसा हो रही है वो क्यों हो रही है, आज हम इस पर बात करेंगे। हिमालय की गोद में बसा नेपाल आज अपनी लोकतांत्रिक पहचान को तलाश रहा है। कभी यहां राजशाही परंपरा चलती थी। पहला प्रयास 1951 में नेपाली कांग्रेस के आंदोलन के बाद राणा परिवार को हटाकर लोकतंत्र की नींव रखी गई। लेकिन 1960 में राजा महेंद्र ने सत्ता पर कब्जा कर लोकतंत्र को भंग कर दिया। फिर 1990 में जन आंदोलन के दबाव में राजा ने संवैधानिक सुधारों की अनुमति दी और बहुदलीय संसद की स्थापना हुई। 1996 में माओवादी आंदोलन शुरू हुआ, जिससे गृह युद्ध जैसे हालात बन गए, और 2006 में माओवादी और सरकार के बीच शांति समझौता हुआ। फिर 2008 में नेपाल ने धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की घोषणा की, जिसने विश्व के अंतिम हिंदू राजतंत्र का भी अंत कर दिया। जिसके बाद नेपाल ने एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। कहानी शुरू होता है 4 सितंबर 2025 को। ओली सरकार ने यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत 26 प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया, और वो बोलते हैं कि ये जेनजी के बच्चे रजिस्ट्रेशन के नियम तोड़ रहे हैं। इससे बच्चे बहुत परेशान हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि नेता का लड़का जो आलीशान जिंदगी जी रहा है, और यही नेपो किड्स और नेपो बेबीज हैशटैग शुरू किया गया। नेपाल की आबादी में जो लाखों करोड़ों बच्चे थे वो सड़कों पर आ गए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए। लेकिन ओली सरकार ये भूल गए कि ये बच्चे कोई और नहीं, ये बच्चे हमारे देश के ही हैं, जो हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बस क्या होना था, यहां देखा ना वहां, और 8 सितंबर 2025 को ओली सरकार ने गोली चलाने का आदेश जारी कर दिया, जिसमें 20 बच्चे मारे गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। किसी के सीने में गोली लगी तो किसी के सिर पर, किसी के पैरों में गोली लगी। जो खून से सना हुआ जूता एक मृत छात्र का था, जो गोली खाकर मर गया था। लोगों ने हैशटैग जारी किया, ब्लडी सू नेपाल, और ये हैशटैग दुनिया भर में ट्रेंड कर गई। ये वही तस्वीर थी जो नेपाल के लोगों को मन में गुस्सा भर दिया और दुनिया भर में दिखाया कि ओली सरकार ने नेपाल के बच्चों पर कितनी बर्बरता की, जिससे लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन छोड़कर हिंसा को अपना लिया, जिससे नेपाल आक्रोश की आग में जल उठा। जहां तहां दंगे हुए, ओली सरकार को अपना पद छोड़ना पड़ा। कई नेता इस्तीफा दे दिए। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी इस आग में झुलस गया। प्रदर्शनकारियों ने यही नहीं रुका, फायरिंग का आदेश देने वाले डीजीपी को मार डाला। सरकार के गुलाम बने मीडिया वाले की ऑफिस को जलाकर राख कर डाला। नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पोरेल को गली में नंगा कर दौरा कर पीटा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोलियां चलाने की अंजाम पूरी दुनिया ने देखा, जो खून और राख में तब्दील हो गया। हालांकि यह प्रदर्शन रुक सकता था, लेकिन ओली सरकार ने अपनी कुर्सी का मोह नहीं छोड़ा और उसे किसी और तरीका न अपनाकर बच्चों पर गोलियां चलाना सही लगा। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को अपने कब्जे में लेकर आग के हवाले कर दिया। सैनिकों से हथियार छीन लिए, पीएम के आवास को आग में फूंक दिया। एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया। नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि नेपाल में आर्थिक नुकसान अरबों में हो गई। चलो मान लेते हैं कि नुकसान हुआ, ये सब हम दोबारा बना सकते हैं, लेकिन क्या 20 बच्चे की जान दोबारा आ सकता है? अस्पताल घायल बच्चों से भरा पड़ा है। इस कहानी में एक और ट्विस्ट आती है, नेपो किड्स और नेपो बेबीज की। युवाओं का कहना है कि हमारे टैक्स के पैसे से सरकार के बच्चे मौज काट रहे हैं, हमारे पैसे से लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं।
भ्रष्टाचार चरम सीमा पर आ गया, जो आग में घी डालने का काम किया। नेपाल, जो दक्षिण एशिया का सबसे भ्रष्ट देश है, 2021 में बंदूक घोटाला 54,600 करोड़ का, 2023 में ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला 13,600 करोड़ और 2024 में कोऑपरेटिव घोटाला 69,600 करोड़ का। इस सबको देखकर नेपाल के बेरोजगार युवा भ्रष्टाचार को सहन नहीं कर पाया और सड़कों पर आ गए। और इस सबसे बड़ा सवाल, जो 20 जाने गई उसका क्या होगा? क्या आने वाले समय में नेपाल इस अराजकता से मुक्त हो पाएगा या ऐसे ही हिंसा की आग में झुलसता रहेगा? हालांकि सेना ने इस प्रदर्शन को कंट्रोल किया, लेकिन फिर भी कब तक जलेगा नेपाल? युवा कब तक पलायन करता रहेगा? ये ओली सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर देना।